प्यारे देश भारत में 80 लाख से भी ज़्यादा ड्राइवर्स ऐसे हैं जो रोज़ आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये ड्राइवर लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि आप आपके मोबाइल से बैठे बैठे चीज़ों को ऑर्डर कर पाते हो। लेकिन अब इन ड्राइवर्स की आजीविका मुसीबत में आ गई है। ये लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं। अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाद बताएंगे सरकार को कि ड्राइवर लोग चीज क्या है। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का पूरी कर। चैप्टर 1 आखिर हुआ क्या है। 21 दिसंबर 2023 हमारी लोकसभा में 3 बिल पारित किए जाते हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय न्याय संहिता। इन तीनों ही बिल पे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसके साथ ये नियम बन जाते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 इस बिल की धारा 104 क्लॉज 2 को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हिट एंड रन के जो मामले थे उसमें दोषी ड्राइवर को 7 लाख रुपए तक जुर्माना और 10 साल की कैद का प्रावधान था। इसी के बाद से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, AIMTC, असम ड्राइवर यूनियन और अन्य ड्राइवर संगठन सामने आ जाते हैं और इस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन्होंने इस कानून को बहुत ही ज्यादा सख्त बना दिया है। इन संगठनों ने 1 से 3 तारीख तक भारत बंद का आह्वान किया और इसी के बाद से देश में हड़ताल शुरू हो गई। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने 30 दिसंबर को जयपुर मेरठ आगरा एक्सप्रेसवे सहित देश के कई हाईवे पे प्रोटेस्ट किया। हाईवे को जाम कर दिया गया। कई जगह पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन कई जगह प्रोटेस्ट ने अलग ही रूप ले लिया। ड्राइवरों और पुलिस के बीच में झड़प होने लगी। कई जगह तो मामलों में ड्राइवरों की गलती थी, लेकिन कई केसेस ऐसे भी देखने को मिले जहां गलती पुलिस वालों की थी। झाबुआ में हुई ऐसी ही एक झड़प में एक गरीब ड्राइवर का सर फूट गया। इंदौर के मांगड़िया डिपो पे लाठीचार्ज हो गया। इस दौरान एक ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। इस प्रोटेस्ट से संबंधित कई सारी फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लग रही है। पेट्रोल पंप पे भारी जाम होने लगा है। सब्जी मंडियों में सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी बिकने लगी है और कई वीडियोज में आप देखोगे ड्राइवरों की बेइज्जती की जा रही है। सोशल मीडिया पे जैसे 2 तबके पे सोशल मीडिया बढ़ गया हो, एक जो ड्राइवर के समर्थन में हो और एक तबका पता नहीं कहां से आ गया जो ड्राइवर के खिलाफ बोलने लग रहा है, लेकिन दम ड्राइवरों में है। 2 दिन की हड़ताल में ही उन्होंने सरकार को झुका दिया। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, मीडिया ने कैसी न्यूज फैलाई, क्या कुछ हुआ, आइए समझते हैं। देखिए, ये बात मैं भी मानता हूं कि ये प्रोटेस्ट करने का बहुत गलत तरीका है। जिस तरह से ड्राइवर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, इससे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है और कहीं ना कहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि हमारी गवर्नमेंट को छोटे मोटे प्रोटेस्टों की आदत नहीं रही। हमारी गवर्नमेंट को लंबे प्रोटेस्टों की आदत है, जैसे कि किसान प्रोटेस्ट जो 1 वर्ष से ज्यादा चला। हमारी सरकार तो प्रोटेस्टों पे ध्यान ही नहीं देती। मैं बीजेपी के कई लीडर्स को कहना चाहता हूं, आप क्या समझते हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं है? अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपका जवाब हाँ है, तो भाई एक डेमोक्रेसी में लोगों को हक होता है कि सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए, अगर वो लोगों को सही ना लगे तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष को तो आपने विरोध करने लायक समझा नहीं है। इसीलिए अब लोगों को ही कम से कम विरोध कर लेने दो। और ड्राइवरों का भी यही कहना है कि भैया कम से कम एक बार पूछ लेते हमसे, जैसा किसानों के टाइप हुआ था। किसान प्रोटेस्ट के समय भी ये लोग नए नए संघ, नए नए किसान नेता को लेके आ जा रहे थे कि भाई हाँ, हमने इनसे बात करी, हमने इनसे बात करी। वैसा ही ड्राइवर प्रोटेस्ट के समय हमको देखने को मिला। ये अलग ही कोई संगठन को लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने इनसे बात करी थी, और ड्राइवर संघ कहता है कि भाई हम तो इस संगठन को जानते ही नहीं, ये है कौन। तो ऐसा कुछ सरकार करने लगती है बचने के लिए। मैं आपको सरकार की रियलिटी सुनाता हूं। मध्य प्रदेश के शाजापुर के कलेक्टर है किशोर कल्याण। जब ड्राइवरों की और इनकी मीटिंग होने लग रही थी, उस मीटिंग में इन्होंने खुले शब्दों में क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। क्या करोगे तुम? क्या तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं। देखिए किशोर कल्याण जी, हम सभी लोग आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आपने कई वर्षों की तपस्या करी, उसके बाद आपको ये पद मिला और इतनी सारी ताकत मिली। लेकिन ये ताकत आपको दी गई है सर्व करने के लिए, ना कि शासक बनने के लिए, ना कि ये पूछने के लिए कि किसकी कितनी औकात है। समझिए, आपको ताकत दी गई है ताकि आप जनता की सेवा कर सके। कोई फरियादी आपके पास फरियाद लेके आए तो आप उसका निवारण कर सके अपनी ताकत का बलपूर्वक प्रयोग करके। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उनसे उनकी औकात पूछ रहे हो। और अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मैं देता हूं। आप
जिस ड्राइवर भाई से प्रश्न पूछ रहे हो, उस ड्राइवर भाई के जैसे करोड़ों लोग जब टैक्स देते हैं, उन टैक्स पेयर के पैसों से आपकी तनख्वाह आती है। आपने जो सूट पहन के जो आप बैठे हो, जिस हॉल में आप बैठे हो, उस हॉल में रखी गई कुर्सी, आप जिस पेन से लिख रहे हो, उस पेन की स्याही का खर्चा ये कहां से आया? ये आया है उस गरीब भाई की और उसके जैसे करोड़ों लोगों के दिए गए टैक्स पेयर के पैसों से। समझ में आ गई बात? और आप अगर सरकार की इतनी चाटुकारिता करने पे उतर गए हो तो एक बात याद रखो, सरकार बदलते समय नहीं लगती। और दूसरी बात, सरकार कभी किसी की सही नहीं होती। क्या हुआ जब वीडियो वायरल हो गया? आप तो प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे थे, आप ड्राइवर को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, वैसे ही तुरंत एमपी के चीफ मिनिस्टर यादव जी ने त्वरित मामले में आपका ट्रांसफर कर दिया। फिर ड्राइवर प्रोटेस्ट के दौरान मीडिया की खबरों को आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा मेन स्ट्रीम मीडिया ने पता नहीं कौन सा भांग खा लिया है। ये लोग, कई चैनल्स तो ये दिखा रहे हैं कि सीमा का कब अगला बच्चा होगा। अभी भी उस न्यूज़ को छोड़ा नहीं है इन्होंने, क्यों? क्योंकि टीआरपी मिलती है। कई लोगों ने, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को कवर भी किया, तो बहुत अलग तरीके से उसको पेश करने की कोशिश करी। सुधीर चौधरी की ब्लैक एंड वाइट सीरीज को आप देखिएगा, उसमें उन्होंने शाजापुर कलेक्टर वाली न्यूज़ कवर की तो, लेकिन बीच में उन्होंने राम मंदिर को लेके आ गए। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, और इस दौरान ये समझा गया राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वो लोग कौन थे। अरे भाई, ड्राइवर प्रोटेस्ट हुआ है, इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है, 80 लाख ट्रकर्स का जिंदगी का सवाल है, और ये क्या भांग खा के आप न्यूज़ देने लग रहे हो? और जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, वो एक बार गौर कीजिएगा कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट से संबंधित वीडियो वायरल हो जाती है। अगर वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, कहीं कुछ गलत हो रहा है मान लो, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, तब तो ठीक है, कोई चीफ मिनिस्टर आके या कोई बड़ा मंत्री आके उस पर संज्ञान ले लेता है। लेकिन सोच के देखो, इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान कितने ऐसे ड्राइवर भाई होंगे जिनके ऊपर झूठा केस लगा दिया गया होगा, कितने लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया होगा, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई होगी। और हर वीडियो वायरल नहीं होता दोस्त, हर केस वायरल नहीं होता। जो हो गया उसका निकारण हो जाएगा, और कई झूठे केस में उनको फंसा दिया गया होगा। यह सत्यता है। अब समझने वाली बात यह है कि कई लोग बोलेंगे कि तू क्यों बैठ के यहाँ पे पॉलिटिक्स करने लग रहा है इन सब चीज़ों पे। उन लोगों से मेरा प्रश्न है, क्या पॉलिटिक्स केवल हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हो सकती है? कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ मस्जिद बनेगा, इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स हो सकती है? या पॉलिटिक्स के लिए ऐसे अहम मुद्दे भी हैं, शिक्षा, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ऐसे मुद्दों पे पॉलिटिक्स की जाए? आप ही बता दीजिए, आपको किस मुद्दे पे पॉलिटिक्स चाहिए? जो लोग इस प्रोटेस्ट को देख के दूर से सोच रहे हैं कि यार प्रोटेस्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा, हमको क्या फर्क पड़ेगा, उन लोगों को मैं बता दूं, जब बात दूसरों की रोजी रोटी पे आती है ना, तब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सरकार कोई ऐसा नियम बना दे जिससे खुद की रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ने लगे, तब हमको समझ में आता है कि सरकार कहाँ गलत करने लग रही है और कहाँ पे आवाज उठाना है। चैप्टर 3, ये प्रोटेस्ट हम सबके जीवन पे कैसे प्रभाव डालेगा? आप सोच के देखो, ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्राइवर लोग, और ड्राइवर्स का हमारे जीवन में डायरेक्ट कनेक्शन है। आपके घर में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, चाहे दूध हो, ब्रेड हो, आपकी सब्जियां हो, या फिर ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हो तो ऑनलाइन ऐप से जो भी पार्सल्स आते हैं उनको भी ड्राइवर लोग मैनेज करते हैं। पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराना हो, या आपको कहीं ट्रैवल के लिए जाना हो, तो जो बसेस चलती है, जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है शहर के अंदर, सिटी लिंक हो गई, ये सारी चीज़ें ड्राइवर लोग मैनेज करते हैं। तो ड्राइवर लोग के प्रोटेस्ट से आम जनजीवन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 2 दिन के अंदर मतलब सरकार ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले में और एक निवारण निकाला। और इसी वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ क्यों लग रही है, क्यों फ्यूल की शॉर्टेज होने लग रही है। पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों में ट्रक व रोडवेज बसों के चालक प्रदर्शन करने लग रहे हैं। आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है, लोगों को बसेस नहीं मिल रही। और मैं आपको बता दूं, ट्रक ड्राइवर जानबूझ के आप लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं। इवन मैंने तो इन लोगों से ग्राउंड पर जाके बात करी थी, इन लोगों ने बताया कि जिस दिन बस नहीं चलती है उस दिन इनकी आजीविका मुसीबत में आ जाती है। कई लोग तो ऐसे जो कमीशन बेस पे काम करते हैं, जब बसेस चलती है तब उनको उनकी कमीशन मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं। तो सोच के देखो आप, कई ड्राइवर्स तो ऐसे भी फंसे हुए हैं जो 100, 200, 300 किलोमीटर दूर चले गए और ये हड़ताल चालू हो गई और वो लोग उस जगह पे फंस गए। अब ना उनके पास कहीं रुकने की सुविधा है, ना खाने पीने की सुविधा है, बट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, क्योंकि एक्चुअल में ड्राइवर लोग बहुत परेशान हैं। अब हम आगे समझेंगे कि क्यों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सरकार ने नियमों में क्या परिवर्तन किया, ये हम आगे के चैप्टर में समझते हैं। चैप्टर 4,
आखिर किन नियमों में परिवर्तन किया गया, आखिर ये पूरा पूरा लॉ है क्या। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 3 क्रिमिनल कानूनों को नियम बना दिया गया। अब ये 3 लॉ कौन से थे? भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है और इन तीनों ही को परिवर्तन करके आईपीसी अब कहलाने वाली है भारतीय न्याय संहिता 2023। आईपीसी क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत की आपराधिक संहिता है आईपीसी, जिसे वर्ष 1933 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने लागू किया था और वर्ष 1834 में स्थापित ये पहले कानून आयोग के रूप में वर्ष 1960 में तैयार किया गया था। दूसरा कानून था दंड प्रक्रिया संहिता 1898, इसको निरस्त करके लाया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023। दंड प्रक्रिया संहिता को आप सीआरपीसी के नाम पे जानते हो। 1973 अधिनियम में इसको पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को ये पूरे भारत में प्रभावी हो गया था। आप आईपीसी और सीआरपीसी में बेसिक भाषा में अंतर समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो उसने मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने पे उसको कितनी सजा होगी और उसके ऊपर कौन कौन से नियम लागू होंगे, ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा आईपीसी। लेकिन उस केस में, पूरे के पूरे केस में कौन सा अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कितने दिन की उसको रिमांड पे लिया जाएगा, उसकी क्या नियमावली है, ये सब कुछ बताता है सीआरपीसी। तो यही इन दोनों में अंतर है। आईपीसी आपको बताएगा कि उसने कौन सा जुर्म किया है, उसने क्या किया है, और सीआरपीसी आपको बताएगा कि उस पर कौन सा अधिकारी किस तरह से एक्शन लेगा। और तीसरा नियम था साक्ष्य अधिनियम 1872, इसके स्थान पर लाया गया है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था और ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें भारतीय न्यायालयों की साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले सारे के सारे नियम को सूचीबद्ध किया गया है। अब हम समझेंगे कि भारत सरकार द्वारा पारित ये तीनों क्रिमिनल लॉ इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हैं। इसके लिए हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 107 से 111 के बीच का आप शीर्षक पढ़ लीजिए, तो आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आर्टिकल 107 से 111 के समूह को कहा जाता है लेजिस्लेटिव प्रोड्यूसर। इन अनुच्छेदों में विधि निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख बहुत ज्यादा डिटेल में किया गया है। कानून शुरुआत में एक विधेयक होता है, जब वह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया जाता है। जब राष्ट्रपति जी इस पे अपनी सहमति दे देते हैं, यानी साइन कर देते हैं, तब ये अधिनियम बन जाता है और इसी अधिनियम को हम प्रचलित भाषा में कानून कहते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने क्या किया, अब समझिए आप। 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा में बिल लाया गया और बिल भी आनन फानन में लाया गया और बिल ऐसे समय पे लाया गया जब चर्चा करने के लिए विपक्ष ही मौजूद नहीं था। बिल पे मात्र 2 घंटे चर्चा हुई और इन 2 घंटों में भी बिल को फटाफट पास कर दिया गया। लोकसभा में हुई बहस में 2 व्यक्तियों को इस बिल के खिलाफ बोलने को मिला। वो थे शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान और असाउद्दीन ओवैसी। मान साहब ने सरकार के ऊपर 2 गंभीर आरोप लगाए। वो आरोप ये थे कि जब विपक्ष के 97 सांसद लोकसभा से निलंबित हैं, उसी समय ये बिल क्यों लाया गया। और दूसरा इनका सवाल था, इस बिल के पास होने के बाद गवर्नमेंट पुलिस को बेशुमार पावर देने वाली है। एक तरह से भारत पुलिस स्टेट बन जाएगा। पुलिस वैसे भी पॉलिटिशियन के कंट्रोल में होती है। जिस भी राज्य में पावरफुल गवर्नमेंट होगी, वहां वो पुलिस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। फिर उन्होंने निज्जर सिंह की हत्या के ऊपर बात करना शुरू करा, तो उनको ये कह के चुप करवा दिया गया कि आप मुद्दे से भटक रहे हो, आप मत बोलो इस बिल के बारे में। वैसे ही ओवैसी जी की अगर आप स्पीच सुनोगे तो उन्होंने साफ साफ कहा है, सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेररिज्म का चार्ज है, वो इस कानून पर वोट डालेंगे कि टेररिज्म क्या है, नहीं है। सर, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये 3 खवानीन बनाए जाते, तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रोलट एक्ट है, ये 3 खवानीन रोलट एक्ट है। अब हुकूमत को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है। और इन रियलिटी अब कई सारी रिपोर्ट्स देख लीजिए, ये जो तीनों बिल लाए गए हैं, ये 80 से 90% कॉपी है पुराने वाले बिलों की। और जब इतनी ही इनको कॉपी करना था पुराने वाले लॉ की, तो क्यों इन्होंने नया बिल लाया? पुराने वाले बिलों में ये न्यू रिफॉर्म नहीं कर सकते थे? एक्चुअल में रियलिटी मैं आपको समझाता हूं। हमारी सरकार को अब आदत हो गई है कि न्यू बिल लेके आओ और इनकी चाटुकारिता मीडिया बैठी हुई है।
ठीक है। तो जब भी ये न्यू बिल लेके आते हैं खटखट इनको पास करवा देते हैं इनको, क्योंकि विपक्ष से तो कोई लेना देना नहीं, विपक्ष बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ये बिल लाते फटफट पास करवा देते हैं। और इन्हीं के बंदर बैठे हुए हैं मीडिया में, मीडिया वाले जोर जोर से हो हल्ला करते हैं और ऐतिहासिक बिल बता देते हैं हर किसी को कि गवर्नमेंट तो ऐतिहासिक काम कर रही है, गवर्नमेंट तो ये कर रही है, गवर्नमेंट तो वो कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा जो इन बिल को ऐतिहासिक कहते हैं, मैं मानता हूं कई मूलभूत परिवर्तन हुए, 20 नए अपराध जोड़े गए, आतंकवाद को परिभाषित किया गया, कि क्यों इन बिलों को संसद में पेश किया गया, फिर बिल को वापस लिया गया, फिर दोबारा से रिफॉर्म करके संसद में पेश किया गया, क्यों कोई कमेटी नहीं बैठाई गई, कमेटी ने विचार विमर्श नहीं करा। और ये बिल इतने ही अगर ऐतिहासिक थे तो संसद के ऊपर केवल 2 घंटे की चर्चा क्यों हुई बिलों के ऊपर, राज्यसभा में क्यों चर्चा नहीं हुई, क्यों इतने आनन फानन में इतने ऐतिहासिक बिल को पास कर दिया गया। भाई ऐसे बिलों पे आमूमन हफ्तों भर चर्चा चलती है कि भाई कौन से नियम लाए जाए, किस तरह से जनजीवन को सुरक्षित किया जाए। भारतीय लॉ की रीढ़ की हड्डी है ये तीनों के तीनों बिल, और इनको आपने एकदम झंझन करके पास कर दिए। और ऐसा इन लोगों ने अभी नहीं किया था, इन्होंने किसानों के समय जो बिल लाए गए थे उस समय भी सेम कहानी करी थी। इन्होंने ना तो किसानों से बात करी, फटफट इन्होंने बिल पास कर दिया। इनका मीडिया बैठा हुआ है, मीडिया ने बिल को बता दिया कि बिल ऐतिहासिक है, किसानों की जिंदगी बदलने वाली है, किसानों की इनकम डबल होने वाली है। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ, किसान सड़कों पे आ गए, विरोध करने लगे सरकार के खिलाफ, मीडिया किसानों को बद से बदतर बताने लगी, खालिस्तानी रूप दे दिया उन्होंने किसानों के विद्रोह को। लेकिन जब सरकार ने अपने बिल लाने के समय ना तो किसानों से बात करी ना तो विपक्ष से बात करी, बस लाके बिल पास कर दिया। क्योंकि एक्चुअल में लोकसभा में बीजेपी के पास इतना बहुमत है कि वो हर बिल को बिल्कुल आसानी से पास करवा सकते हैं। दिक्कत इनको होती है राज्यसभा में, क्योंकि वहां इनका बहुमत नहीं है। ये अब सच्चाई बन चुकी है हमारे देश की कि जब भी सरकार कोई नया बिल लेके आती है और वो बिल नियम बन जाता है तो विपक्ष इतना पावरफुल है ही नहीं कि वो उस बिल का विरोध कर पाए। जनता ही विपक्ष बन के सरकार के नियमों का विरोध करने लगती है, सड़कों पे आ जाती है। लेकिन ये सब जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से नुकसान होता है एक आम व्यक्ति का, आपका और मेरा। समझे आप, अगर हमारे द्वारा चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सोचिए 97 विपक्ष के लोग निलंबित थे, हर एक व्यक्ति लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर वो यूपी से है तो न जाने कितने लाख लोग का वो प्रतिनिधित्व करता होगा। उस व्यक्ति को आपने हटा दिया, 97 लोगों को आपने हटा दिया पार्लियामेंट से, फिर बिल लेके आए। चैप्टर 5, पुराना कानून क्या था, नया कानून क्या है, आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों होने लग रहा है। आईपीसी का सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जो पुराना कानून था उसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा होती थी। लेकिन जो नया कानून लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, इसकी 104 नंबर की धारा आप पढ़िए, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसको और डिटेल में पढ़ोगे तो 7 से 10 साल की सजा और 7 लाख तक जुर्माना उस व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है जिसने ये जुर्म किया है। मैंने ड्राइवरों से ग्राउंड पे जाके बातें करी हैं और उन्होंने मुझे 2 कंडीशन बताई जो इस नियम से उनका जीवन बदल देगी। पहला ये, मान लीजिए कोई बस ड्राइवर से किसी का एक्सीडेंट होता है, वो बस ड्राइवर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना भी चाह रहा हो, वो हॉस्पिटल उसको लेके नहीं जा सकता। क्यों? अगर वो बस छोड़ के नहीं भागा मेरे दोस्त, तो भीड़ उसको मार डालेगी, ये तय बात है। इसीलिए ड्राइवर, ट्रक वाला हो या बस वाला हो या कोई भी ड्राइवर हो, वो अपनी गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। लेकिन फिर मैंने उनसे बोला कि ये तो गलत है यार भाई, वो ऐसे कैसे भाग सकता है, उसकी तो जवाबदारी बनती है क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। फिर जो ड्राइवर लोग थे उन्होंने हमको बताया कि ड्राइवरों को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी वहाँ पे छोड़ के जाता है। इसीलिए अधिकतर केसों में ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया जाता है, 99.9% केसों में ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। और इन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में कहा है, मैं क्लिप लगा देता हूँ। और दूसरा केस इन्होंने कहा कि मान लीजिए एक आड़ा टेढ़ा रास्ता है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है, जैसे जिस जगह मैं रहता हूँ ये बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है, तो कोई बस वाला 20-25 की रफ्तार पे धीरे धीरे चल रहा है। मान लीजिए सामने से कोई बाइक वाला आता है बहुत तेज, एकदम KTM लेके, बाल वाल नीले करवा के कोई लड़का आता है और वो बस को ठोक देता है, 80-90 की रफ्तार पे आता है, बस को ठोक देता है। अब इस केस में भी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये बहुत चांसेस है कि उस बस ड्राइवर की गलती मान ली जाए और उसको कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़े, ये तय है। हमेशा गलती बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है, हमेशा। तो ऐसा क्यों? ये दोनों ही चीज जब मैंने उन लोगों से डिस्कशन करी, उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं खुद शॉक्ड हो गया कि ये नियम ड्राइवरों की जिंदगी बर्बाद कर देगा।
और तीसरा प्रावधान है, ये लोगों ने 7 लाख रुपए का जुर्माना भरा है। भाई ड्राइवर व्यक्ति जिसकी कमाई 10,000 12,000 रुपये महीना है, 7 लाख रुपए क्यों लाएगा मेरे भाई? वो ड्राइवर है, वो गाड़ी मालिक नहीं है। अगर उसके पास 7 लाख रुपया होता तो वो खुद की बस खरीद लेता फाइनेंस पे, दूसरा ड्राइवर रख के उसको चलाता। लेकिन वो ड्राइवर क्यों बनता? अगर उसके पास 7 लाख रुपए कैश होता तो वो कहां से देगा 7 लाख रुपए? मर जाएगा वो इंसान, उसके बच्चों का क्या होगा? ये है एक्चुअल में ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 104 क्लॉज 2 है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई ड्राइवर से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसको छोड़ के भागता है तो उसके ऊपर सरकार कड़े से कड़े नियम प्रावधान लगाएगी, मैक्सिमम सजा उसको देगी। तो इसी वजह से ड्राइवर लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे थे और ये चक्का जाम आप लोग देखने लग रहे हो, ये सारा का सारा इसी नियम की धारा 104 के बदलने के लिए होने लगा था। अब हम आते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, कंक्लूजन पे। देखिए इस बिल को लेके मेरा पर्सनल मानना है कि सरकार 2 कंडीशन पे काम कर सकती है। पहला कि उन्होंने जब ये तीनों क्रिमिनल लॉ को पार्लियामेंट में पास किया उसके बाद पब्लिक को सरकार एक्सप्लेन करने में असमर्थ हो गई कि इनके प्रॉफिबिलिटी क्या है। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि सरकार ने जिस वर्ग के लिए नियम बनाए, ड्राइवर वर्ग के लिए, सरकार ने उन ड्राइवर वर्ग के यूनियन से बात ही नहीं करी नियम बनाने से पहले। जो समिति बनी उस समिति के लोगों ने भी ड्राइवरों से बात करना उचित नहीं समझा। ये 2 कंडीशन हो सकती है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहा है। इतना कठोर कानून जब भारत की सरकार ने बनाया है तो सरकार से मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारे पास इतनी बेहतरीन स्थिति में भारत की पुलिस और भारत की न्याय व्यवस्था है कि हम 100% कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी वो बिल्कुल सही होंगी और पारदर्शिता के साथ होंगी, कहीं भी घूसखोरी भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी भी ड्राइवर भाई का एक्सीडेंट केस में जानबूझ के नाम नहीं फंसाया जाएगा? और मैं जानता हूं कि अगर आप मिनिस्टर से ये प्रश्न पूछोगे तो वो अपना पल्ला झाड़ लेगा, क्योंकि इन रियलिटी ना तो हमारी न्यायिक व्यवस्था और ना ही पुलिस बल इतना ट्रांसपेरेंट है कि इतना अच्छे से काम कर सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार के इस नियम को यूज करके लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। तो ये था पूरा का पूरा ड्राइवर प्रोटेस्ट। आखिर वो होने क्यों लग रहा है, क्या लूप होल्स थे हमारी नियमावली में, क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो ये वीडियो शेयर करिए अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ। हर किसी को बताइए कि ये मेन रीज़न है ड्राइवर प्रोटेस्ट के पीछे और सरकार सुनियोजित तरीके से कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रही है। तो जागरूक बनाइए लोगों को ताकि हम सही व्यक्ति को चुन सकें, सही जगह वोट कर सकें। ठीक है, इसी कोट के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।